हम कर रहे हैं CTET 2024 का जो सॉल्यूशन है, और उस सिलसिले में हमने साइंस का 66 से लेके 68 तक के क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ हम करेंगे 69 से आगे वाला क्वेश्चन, जो कि CTET 2026 के लिए आपको फरवरी में जो होने वाला है 8 फेब को, उसके लिए काम आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों के दो समूहों को निम्नलिखित सामग्री देता है। समूह ए है, ठीक है, एक ग्रुप है ए, उसको कौन सा सामान दे रहा है? 3 आयताकार कांच की पट्टियां दे रहा है, कांच के एक वृत्ताकार समतल प्लेट, चूड़ियों के कुछ टुकड़े और गत्ते से बनी एक ट्यूब और डिस्क दे रहा है। ठीक है, तो इससे जो बनता है वो है कैलाइडोस्कोप बनता है। ठीक है, और समूह बी को कौन सा सामान दे रहा है? वो है 2 समतल दर्पण और एक कठोर गत्ता बॉक्स। तो इससे जो बनता है वो बनता है पेरिस्कोप। ठीक है, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। कैलाइडोस्कोप, ए ग्रुप क्या बना रहा है? कैलाइडोस्कोप बनाएगा इस सामान से, और बी बनाएगा पेरिस्कोप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70। अब देखिए, सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायी और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायी व्यवहार सूक्ष्म द्वारा नहीं किया जाता? ठीक है, तो देखिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, ये बात सही है, किया जाता है। घरों में भोज्य पदार्थों का परिरक्षण, ये नहीं किया जाता है। ठीक है, उल्टा अगर हम भोजन को रखते हैं तो सूक्ष्म जीव उसमें उसको क्या हो जाता है? अगर सूक्ष्म जीव चले जाएंगे, उसमें रिएक्शन हो जाएगा तो खराब हो जाता है। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? राइट। तो इसमें बताना था कि कौन सा व्यवहार है जो सूक्ष्म द्वारा नहीं होता है। तो ये तो कह रहा है कि भोजन का रक्षा, परिरक्षण मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, और हमें वही रॉन्ग ही बताना था। ऑप्शन 2 विल बी द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 70। देखिए, थर्ड वाला है कि ऑप्शन औषधियाँ बनाने में कहीं कहीं किया भी जाता है कीड़ों का, मतलब सॉरी, सूक्ष्म जीवों का उपयोग कुछ कुछ जगह। ठीक है, जैव अपशिष्टों का अपघटन ये तो करता ही है। तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किसकी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की संभावना सबसे कम होती है? ठीक है, तो जो मिट्टी है, मिट्टी, उसकी उर्वरकता इनमें से सबसे कम कौन बढ़ाता है? ठीक है, सबसे कम संभावना होती है बढ़ाने की, संभावना सबसे कम किस में है? तो देखो, दो फसलों के बीच खेत को बोए बिना बोए छोड़ देना, मतलब जैसे एक फसल लगाई हमने, उसका कटान हुआ, तो उसको उसके बाद मिट्टी को एक बार खेत को हल चलाने के बाद छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? ताकि मिट्टी जो है रिलैक्स करे, आराम करे। मतलब आराम करने से क्या मतलब है कि उसको एक समय मिल जाए प्रॉपर, कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स, उसमें जितना भी वो है उर्वरकता बढ़ जाए। ठीक है, पोषक तत्व बढ़ जाए। तो यह ऑप्शन तो सही है, हमें कम वाला ढूंढना है। ठीक है, तो प्रत्येक ऋतु में एकांतरण विभिन्न फसलें उगाना, मतलब विभिन्न प्रकार के अगर हम फसल लगाते हैं तो उससे भी मिट्टी की उर्वरकता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो यह ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमें कम घटने वाली चाहिए ऑप्शन। तो फसलों को बोते समय उनमें न्यूनतम दूरी बनाए रखना। उसके बाद चौथा ऑप्शन है उर्वरकों को जैविक खाद द्वारा बदलना। तो जैविक खाद से बदलेंगे तो उससे तो उर्वरकता बढ़ती है। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्यों? फसलों को बोते समय उसमें न्यूनतम दूरी बनाए रखना। तो मान लीजिए यहाँ पर फसल हमने उगा रखी है, उसका दूसरी फसल यहाँ पर है, तो इसके बीच में हमने न्यूनतम दूरी छोड़ रखी है। तो इस दूरी से इस फसल को उगने में मदद तो मिलती है, लेकिन मिट्टी से इस डिस्टेंस का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, फसल को जरूर इसमें सहायता मिलती है कि वो अच्छा ग्रोथ करे, क्योंकि प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, लेकिन मिट्टी
की उर्वरकता थोड़ी ना बढ़ती। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 72 में। क्या है, मेढकों में कायांतरण के प्रक्रम के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो जो मेढक है जो अपना शेप बदलता है, तो उसमें कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? वृद्धि हार्मोन नहीं, इंसुलिन भी नहीं, एड्रिनल भी नहीं, तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? हो जाएगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ही ऐसा हार्मोन है जिससे मेढकों में कायांतर के प्रक्रम में के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि एक शिक्षक रसायन विज्ञान में एक विषय के शिक्षण के समय विद्यार्थियों की निम्नलिखित धारणाओं की पहचान कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धारणा नहीं है? ठीक है, तो देखिए, एक रासायनिक आबंध दो परमाणुओं के बीच एक रेखा है। तो एक परमाणु यह है, एक परमाणु यह है, और इन दोनों के बीच जो आबंध है उसको किससे दिखाते हैं रसायन विज्ञान में? एक सीधी रेखा से। तो ये बात तो सही है, हमें रॉन्ग वाला बताना है। ठीक है, और अभिक्रिया में ऑक्सीजन डालना उपचयन ऑक्सीकरण है, ये बात भी सही है। ठीक है, अभिक्रिया का ऑक्सीजन डालना या ऑक्सीकरण करना उपचयन भी कहते हैं उसको, और उसको हटाना अपचयन बोलते हैं। ठीक है, तो उपचयन दिया है, ऑक्सीकरण दिया है, ये भी राइट है। कार्बन के अपरूपों का समान परमाणु क्रमांक होता है। अब कार्बन के तो अलग अलग होते हैं, 6C12। ठीक है, और इसका क्या बोल रहा है कि परमाणु क्रमांक, कार्बन के अपरूपों का परमाणु समान परमाणु क्रमांक होता है। तो यह बात सही नहीं है। ठीक है, कार्बन परमाणु काला होता है, यह भी सही है। कार्बन देखिए, कार्बन जमाया बोलते हैं ना, जैसे घरों में तवे के नीचे, तो वो काला कलर का होता है, तो ये भी राइट है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 73। कार्बन के अपरूपों का समान परमाणु क्रमांक नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वैज्ञानिक सादृश्य अनुरूपता को निरूपित करता है? सादृश्यता मतलब एक जैसा दिखना। ठीक है, तो यहाँ पर है पहला ऑप्शन, सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा केंद्र होता है। तो कोशिका का ऊर्जा केंद्र पावर हाउस बोलते इसको, पावर हाउस। जैसे पावर हाउस का मीनिंग होता है कि जहाँ से हमें पावर मिलती है, बिजली का उत्पन्न होता है, जहाँ उसको बोलते हैं पावर हाउस। ठीक है, आपने सुना भी होगा बिजली का पावर हाउस करके। तो यह बात सही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या फिर ऊर्जा देने वाला पार्ट बोला जाता है। तो यह ऑप्शन सही है। ईंधन आग की तरह जलता है, बैटरी, तो ये सादृश्य मतलब एक जैसा ना, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ईंधन आग की तरह जलता है, ये नहीं होगा। बैटरी फ्लैश लाइट के लिए वैसे ही है जैसे हेडलाइट कार के लिए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। विशुद्ध सोना मक्खन की तरह कोमल होता है, तो इसमें जो मेन हमारा होगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर है या ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, एक शिक्षिका कक्षा में परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद का आयोजन करती है। ठीक है, डिस्कशन कर रही है, वाद विवाद, सॉरी डिस्कशन में बोलेंगे डिबेट। ठीक है, वाद विवाद डिबेट आयोजन कर रही है, उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद चल रहा है, तो ऑप्शन ए है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं समाज के बीच के संबंधों को समझना। हाँ, ये भी हो ही सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और परमाणु ऊर्जा से बिजली बन रही, तो समाज विज्ञान भी उसमें इंक्लूड है, प्रौद्योगिकी भी इंक्लूड है, और हमारे समाज के लिए बन रहा है, तो वो तीनों ही उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ऑप्शन बी है
विद्यार्थियों को वैश्विक सरोकारों के मुद्दों से अवगत करना। तो यह ऑप्शन भी सही है, क्योंकि जो परमाणु ऊर्जा का बात है वो एक वैश्विक विषय भी है, तो उन मुद्दों से अवगत कराना भी ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी है, परमाणु रिएक्टर के संबंध में विद्यार्थियों की अवधारणा अवधारणात्मक समझ बोध को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाद विवाद चल रहा है, तो उसके लाभ और हानि के बारे में ज्यादा बातें होंगी ना, कि परमाणु ऊर्जा सही है या गलत है। तो रिएक्टर तो उसके अंदर का एक सब टॉपिक है, परमाणु ऊर्जा के अंदर रिएक्टर होता है, ये बात सही है, परमाणु रिएक्टर। बट यहाँ पर अभी जो है वाद विवाद हो रहा है, तो उसमें रिएक्टर के बारे में कोई पता नहीं रहा होगा। ठीक है, वहां सिर्फ लाभ और हानि, वाद तो पक्ष विपक्ष में बातें होती है ना, कहीं पर भी अगर डिबेट हो रहा है तो पक्ष डैश विपक्ष के बारे में बात होती है, ना कि उसके डिटेल में। समाज के हित लाभ के लिए विज्ञान के दायित्वपूर्ण उपयोग के बारे में समझाना। हाँ, तो इसमें तो हो ही रहा होगा कि जैसे परमाणु ऊर्जा में वाद विवाद हो रहा है, तो इसमें हमारा समाज का हित है नहीं है, ये चीज भी डिस्कस हो रही होगी। तो ऑप्शन ए बी डी, ए बी डी है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76 76। इसमें है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के समकालीन बोध के साथ सुसंगत नहीं है। तो एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, इसको भी समझ में नहीं आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विद द कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, मतलब आजकल जो चल रहा है समकालीन, उससे सुसंगत नहीं है, कौन सा ऑप्शन। ठीक है, वैज्ञानिक समकालीन का मतलब है उस टाइम पे जो चीज चल रहा है विज्ञान में। ठीक है, तो वैज्ञानिक ऑप्शन नंबर 1, वैज्ञानिक विधि पद्धति परिघटना के संबंध में सौंदर्य परक तथा अमूल्य मूल्य संबंधित निर्णय लेने में कोई सहायता नहीं करती है। वैज्ञानिक विधि पद्धति परिघटना के संबंध में सौंदर्य मूल्य संबंधित निर्णय में सहायता नहीं करती तो है, ऐसा तो नहीं है कि निर्णय लेने में सहायता नहीं करती है। विज्ञान में जांच आवर्ती क्रिया और वैज्ञानिक विधि के किसी भी अथवा सभी चरणों में किसी भी क्रम में शामिल कर सकती है। विज्ञान में जांच आवर्ती क्रिया को वैज्ञानिक विधि के किसी भी अथवा सभी चरणों में किसी भी क्रम में शामिल कर सकती है, ऐसा नहीं है, एक क्रम में ही शामिल करती है चीजों को ना विज्ञान। वैज्ञानिक विधि पद्धति समस्या समाधान का तर्क संगत उपागम प्रदान करती है। वैज्ञानिक विधि पद्धति समस्या समाधान का तर्क संगत उपागम करती है। तर्क संगत का मीनिंग होता है लॉजिकल अप्रोच। तो लॉजिकल अप्रोच, यह ऑप्शन उतना सही नहीं लग रहा है, एक बार ऑप्शन 4 देख लेते हैं। एक वैज्ञानिक विधि पद्धति का अनुपालन करना निश्चित और एकमात्र मार्ग है विज्ञान अन्वेषण खोज। ये बात तो सही है कि वैज्ञानिक पद्धति का हम पालन कब कर सकते हैं, जब हम नई नई खोज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्या दिया है, एक वैज्ञानिक पद्धति का अनुपालन करना निश्चित और एकमात्र मार्ग है। ये वाला ऑप्शन क्यों हुआ, देखो ऑप्शन 3 में दिया था कि वैज्ञानिक विधि समस्या का तर्क संगत उपागम देती है। ठीक है, तो ये बात भी सही थी, हमें क्या लिखना था, सुसंगत नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं था, तो ये वाला सुसंगत नहीं है। क्यों सुसंगत नहीं है, क्योंकि यह बोल रहा है कि वैज्ञानिक विधि पद्धति अनुपालन करना निश्चित और एकमात्र वन एंड ओनली वे है, तो जहां पर ओनली आ जाता है तो वो ऑप्शन हमेशा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, एक अन्वेषण ही के द्वारा ही ऐसा होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, बोर के परमाणु के सिद्धांत ने विज्ञान में क्रांति ला दी। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिर ऊर्जा
अवस्थाएं सामने आई जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते समय ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। ठीक है, उपयुक्त उदाहरण विज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या चित्रित करता है? तो ऑप्शन है विज्ञान मान मूल्य निरपेक्ष न्यूट्रल है, विज्ञान अस्थायी है, विज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सन्निहित है, विज्ञान व्यक्तिनिष्ठ है। तो ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवस्थाएं सामने आई जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करती है। तो गति करती है तो इसका इससे ये आया कि विज्ञान क्या है, अस्थायी है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। साइंस इज टेंटेटिव। विज्ञान के बारे में ये आएगा कि विज्ञान अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें चेंजेस आ रहे हैं ना, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी सामाजिक जैसा तो कुछ दिया है नहीं इसमें, विज्ञान व्यक्तिनिष्ठ भी नहीं है, न्यूट्रल वाला भी इसमें कुछ नहीं आएगा, विज्ञान मान मूल्य निरपेक्ष न्यूट्रल है, ये नहीं होगा तो विज्ञान क्या होगा, अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 78 है, देखिए अभिकथन कह रहा है कि विज्ञान को आमूल परिवर्तनों का अनुभव करना पड़ता है। ये बात तो सही है। दूसरा है तर्क नए साक्ष्य के प्रकाश में विद्यमान वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों को रद्द किया फेंका जा सकता है। नए साक्ष्य के प्रकाश, हाँ ठीक है, नई चीज आती है तो पुरानी वाली को फेंका तो जाता नहीं है वैसे, लेकिन हम देखिए एक चीज है, ये बोला है कि नए प्रकाश के विद्यमान में वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों को रद्द किया जा सकता है। फेंकना गलत शब्द होगा, नई चीजें एक्सेप्ट कर ली जाती है चेंज को। ठीक है, ना कि फेंक दिया जाता है। उसमें इम्प्रूव जब होता है तो नए साक्ष्य को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब चेंज को स्वीकार करता है विज्ञान। तो क्या होगा, ऑप्शन 4 विल बी द राइट। ए एंड आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही तर्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 में क्या लिखा है देखिए, सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किन पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है ऑप्शन ए में क्या दिया है, पूछताछ एवं अन्वेषण खोज कार्यों में विद्यार्थियों को संलग्न करना। सही बात है, सृजनात्मकता है तो पूछताछ तो करेंगे ना, तभी खोज करेंगे तो तभी सृजनात्मकता आएगी। ठीक है, विद्यार्थियों के कार्यों के मूल्यांकन के समय सही व गलत उत्तरों को उजागर करना पर प्रकाश डालना है। तो ये इससे क्या हो जाएगा, उनके सही गलत उत्तरों पर प्रकाश डालेंगे तो सृजनात्मकता तो बढ़ेगी नहीं ना इससे। विद्यार्थियों को मूल्यांकन से भय मुक्त होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करना, तभी अगर वो भय नहीं होगा तभी वो सृजनात्मकता कर पाएंगे। ठीक है, भय के साथ सृजनात्मकता नहीं होती है। ठीक है, ये सृजनात्मकता नहीं होती है भय के साथ, तो यह ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों को सभी पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के सही उत्तर ज्ञात करने के लिए मतलब रटवाना, यही तो हुआ, सब क्वेश्चनों का सही आंसर याद करो, ऐसा करके उनको प्रेरित करना। ये बात भी सृजनात्मकता क्या है, नई सृजन मतलब क्या होता है, नई चीज ना, सृजन मतलब नई चीज होना, तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 ऑप्शन ए और सी जिसमें दिया गया है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 80 में। इसमें दिया गया है, विज्ञान कक्षा के दौरान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय सामान्यतः थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। उससे पहले भी कई अन्यों ने इस प्रकार का काम किया परंतु असफल रहे। शिक्षिका का उपयुक्त उदाहरण विज्ञान के विषय में क्या सूचित करता है, मतलब पहले से प्रयास कर रहे थे तो सफलता उसको मिली। ठीक है, और लोग भी उस क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो वह क्या बताना चाह रही है बच्चों को, विज्ञान अधिगम अंतः विषयक क्षेत्र है।
अंतः विषय क्षेत्र, एक मिनट इंग्लिश ऑप्शन देख लेते हैं। साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ लर्निंग, ठीक है। साइंस इज डायनामिक, साइंस इज कलेक्टिव इंटरप्राइज, साइंस प्रमोट्स स्केप्टिज्म, ठीक है, स्केप्टिज्म। तो एक बार इसका देख लेते हैं, स्केप्टिज्म, ठीक है। विज्ञान अधिगम का अंतः विषयक क्षेत्र है, ठीक है। विज्ञान परिवर्तनशील है, ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी बात तो बताई नहीं गई है क्वेश्चन में। विज्ञान एक सामूहिक उद्यम है, ठीक है। विज्ञान संशयवाद को बढ़ावा देता है, संशयवाद को बढ़ावा देता है, संशयवाद को बढ़ावा तो नहीं देता है वैसे। चलो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है सी एंड डी, सॉरी ये गलत हो गया है, ऑप्शन ये है। संशयवाद को मतलब नकारात्मक में नहीं लेना है, संशयवाद को आप इसको सकारात्मक ले सकते हैं कि क्यूरियोसिटी को डेवलप करता है ना। तो इसमें है ए, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान एक सामूहिक उद्यम है। सामूहिक का मतलब क्या हुआ, सामूहिक, ठीक है। तो कलेक्टिव इंटरप्राइजेस है, मतलब किसी ने थोड़ा किया फिर उसके बाद उसने किया, ठीक है। मिलजुल कर काम करना हम बोल सकते हैं इसको, हम क्या बोल सकते हैं इसको, मिलजुल कर काम करना बोल सकते हैं। जैसे अब किसी ने बल्ब बनाया, उसने तो नॉर्मल बल्ब बनाया था ना एडिसन ने, फिलामेंट वाली। तो फिर बाद में वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया था CFL से, जो हमारे घरों में होता है, ठीक है। बाद के उन्होंने क्या किया, कर दिया इसको LED से रिप्लेस कर दिया। तो अब धीरे धीरे आविष्कार होते जा रहे हैं ना, उसने उसको थोड़ा बेहतर बनाया, उसने उसको, उसके बाद वालों ने उसको बेहतर बनाया, तो इसको हम सामूहिक उद्यम बोलेंगे, ठीक है। संशयवाद ऑप्शन सही इसलिए है कि यह क्रिएटिविटी, मतलब इसमें संशय को हम उसमें नहीं लेंगे, मतलब संशय ऐसे संशय कि किसी चीज़ में खोजने की जो हमें संशय होती है ना, जो खोज की भावना होती है। संशय मतलब अगर यह बल्ब है तो इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, या फिर उसमें जो इम्प्रूवमेंट की करने की जो फीलिंग होती है उसको हम बोलेंगे, ठीक है। विज्ञान संशयवाद को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 81, 81 है। इसमें कोई कह रहा है कि देखिए, क्योंकि वैज्ञानिक प्रणालियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक प्रतिरूपण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रतिरूपण का मतलब आप समझ सकते हो कि वाई डू साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक मॉडलिंग टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ सिस्टम, मतलब उसका एक मॉडल का हम वो करते हैं, उसका वैज्ञानिक प्रतिरूपण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ठीक है। जैसे सोलर सिस्टम भी देखा होगा आप लोगों ने, लटकाए रखते हैं, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, क्यों किया जाता है। प्रतिरूपण को किसी कंप्यूटर परिकलन की आवश्यकता नहीं होती, हाँ ये भी बात सही है। वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूपण विश्लेषण करने के लिए सरल होते हैं, हाँ ये बात भी सही है। प्रतिरूप परिकल्पना को नहीं परख सकता है, यह बात कुछ सही नहीं है। क्यों नहीं परख सकता है परिकल्पना को, प्रतिरूप परिकल्पना को नहीं परख सकता, परख सकता है। प्रतिरूप के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, प्रतिरूप के लिए यंत्र की आवश्यकता मतलब प्रतिरूप ही खुद यंत्र ही होता है ना, तो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। क्यों, देखिए वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूप विश्लेषण करने के लिए सरल होते हैं। अब देखिए जैसे माने सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम तो ठीक है, अब हम धूप, बच्चों को अंतरिक्ष में तो ले नहीं जा सकते ना, उसका विश्लेषण वो करने के लिए साइंस की बात करा जाए तो हम क्या करते हैं कि मॉडल लिखा देते हैं उनको चार्ट पेपर में, या फिर बहुत मतलब अगर अच्छा हमारे पास मॉडल है तो हम उसमें मूविंग मॉडल, जैसे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हुए दिखाने वाला मॉडल भी हो आ रहे हैं आजकल, और नहीं है तो हम एक उसमें चार्ट पेपर में भी दिखा सकते हैं,
ठीक है, वो भी एक मॉडल है। जैसे मान लीजिए ऐसे करके हम दिखा देंगे, बीच में सूरज है, फिर दिखे उसके चारों ओर क्या है, छोटे छोटे ग्रह है। तो इसको हम ये आसानी से स्टडी समझ सकता है बच्चा, ठीक है। और उसके बाद तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82। इसमें क्या है, 82 में देखिए, शिक्षक ने कक्षा में एक प्रयोग किया और विद्यार्थियों ने निम्नलिखित कथनों S1 S2 को रिकॉर्ड किया। ठीक है, ऑक्सीजन ज्वलनशीलता का समर्थक है, सही बात है। ऑक्सीजन एक गैर ज्वलनशील गैस है। तो देखिए, ऑक्सीजन ज्वलनशीलता का समर्थक तो है, लेकिन ऑक्सीजन एक गैर ज्वलनशील गैस है, मतलब जलता नहीं है, कह रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, निम्न में कौन सा सत्य है? S1 अवलोकन है, S1 इन्होंने ऐसा देखा और ऐसा इन्होंने निष्कर्ष दिया। ठीक है, मतलब जैसे अगर हम किसी चीज को एक कक्षा में, उन्होंने ये वाला प्रयोग किया होगा कि एक इसके अंदर उन्होंने मोमबत्ती जला दी होगी। ठीक है, तो ये मोमबत्ती जल रही होगी, मतलब जब तक ऑक्सीजन है। फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर से एक बंद कर देते हैं, इसको ऊपर से रख देते हैं। तो कुछ देर जलने के बाद यह कैंडल क्या होती है, बुझ जाती है। ठीक है, बुझ जाती है। तो इसका रीजन क्या बताया जाता है कि जितनी देर तक इसके अंदर ऑक्सीजन थी तब तक ये जली और उसके बाद नहीं जली, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति ज्वलनशीलता की समर्थक है, लेकिन ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक गैर ज्वलनशील गैस है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन जल रही होती तो यह पूरा ही जल जाता है। तो इस प्रयोग का ही यह निष्कर्ष है। तो S1 और S2, S1 अवलोकन है, S2 इसका निष्कर्ष है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 83। 83 में क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? एक लड़की ने प्लास्टिक की एक बोतल में के तल के निकट एक छेद किया। उसने छेद को बंद करने के लिए उस पर अपना अंगूठा रखा, बोतल को उसकी क्षमता से आधे पानी भरा, फिर उसने बोतल के ढक्कन को कसकर बंद कर दिया। अब क्या होगा? अब वो अपना अंगूठा छेद से हटा देगी। तो देखिए, इसमें है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। छेद से पानी बाहर नहीं छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से कम है। ठीक है, इसने किया क्या था, छेद किया था, उसने छेद को बंद करने के लिए उस पर अपना अंगूठा रखा, बोतल को उसकी क्षमता से आधी भरा, फिर उसने बोतल के ढक्कन को कस कर बंद कर दिया और अंगूठा हटाएगी तो क्या होगा, छेद से पानी नहीं छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब जो है बाहरी दाब से कम है। ठीक है, बोतल के अंदर जो प्रेशर है वो बाहरी दाब से कम है। आप इसको करके भी देख सकते हो। ठीक है, ये एक प्रयोग ही है साइंस का। क्वेश्चन नंबर 84 है। इसमें दिया गया है बेकेलाइट ए एक डॉट डॉट और है और डॉट डॉट के निर्माण में प्रयुक्त होता है, वह दूसरी ओर PVC एक डॉट डॉट है जो डी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो बेकेलाइट क्या है? एक थर्मो प्लास्टिक है या थर्मो सेटिंग है? तो यह एक थर्मो सेटिंग है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बेकेलाइट थर्मो सेटिंग है, ताप दृढ़ है। ठीक है, बेकेलाइट उसमें भी लगाते हैं, जैसे जिसको हमें ताप नहीं देना होता है। ठीक है, उसमें यूज किया जाता है। तो थर्मो सेटिंग है, और बी विद्युत स्विच के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ठीक है, विद्युत स्विच के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। वही दूसरी ओर PVC एक क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। PVC जो ताप सुघट्य बोलते हैं इसको, थर्मोप्लास्टिक को। और डॉट डॉट के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो पात्र के निर्माण में।
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर 84। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि पदार्थ X एक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर एक अन्य पदार्थ Y उत्पन्न करता है, Y ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल बनाता है। यह परीक्षण किया गया कि Y नीला लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, नीला लिटमस को लाल कर देता है, तो इसकी प्रकृति अम्लीय होनी चाहिए, ठीक है। Y नीला लिटमस को लाल कर देता है, तो Y की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी, ठीक है। यहीं पर लिख देते हैं Y की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय, ठीक है। एक्स वाई जेड के विषय में निम्नलिखित में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। एक्स एक अधातु है, एक्स का एक ऑक्साइड है ना, जल से अभिक्रिया करके वाई देता है, तो वाई की प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय, और जेड की प्रकृति भी अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। वाई क्या है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ठीक है, और जेड बनाता है। यह परीक्षण किया कि वाई नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो वाई अम्लीय हो जाएगा, ठीक है, और जेड भी अम्लीय होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, सही उत्तर। प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है जब सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है, तो यह प्रश्न 11th के फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री का है, और शायद इसका एक प्रयोग हाई स्कूल में भी है, तो देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, निम्नलिखित में क्या संभावना कि जब सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, तो यह शायद 10th में या 11th में है अभिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 87 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्रों के विषय में सत्य नहीं है, तो देखिए ज्वाला के मध्य क्षेत्र का तापमान और ज्योतिहीन भाग का तापमान एक समान होता है, ऐसा कहाँ होता है, ज्वाला के मध्य तापमान ज़्यादा नहीं होगा और उसके ज्योतिहीन भाग में तापमान कम होगा, ऑब्वियसली वहाँ पर आग लगी है, तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 88 में क्या कह रहा है कि एक थर्मस फ्लास्क की अंदरूनी और बाहरी परतों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपस्थित होता है और क्यों, तो कौन सा माध्यम उपस्थित होता है, निर्वात होता है, ठीक है। जो थर्मस होता है ना, उसके एक लेयर ऐसे होती है, एक लेयर ऐसे, और यहाँ पर से क्या होता है, एक लेयर और होती है बाहर से, तो ये जो बीच वाली लेयर है, सॉरी पहले तो अच्छे से ही आता था, ऐसे होता था, जैसे एक बार मैंने अपना पुराना थर्मस तोड़ा ना, तो उसके अंदर दिखा था कि यहाँ से इन्होंने पूरी हवा निकाल के और इसको ऐसे बंद कर दिया था, ठीक है। तो निर्वात रहता है क्योंकि यह चालन और संवहन के कारण ऊष्मा की हानि को रोकता है, ठीक है, क्योंकि जो अंदर भी नहीं जाने देता है बाहर के टेम्परेचर को, अंदर के टेम्परेचर को बाहर नहीं आने देता है, ठीक है। अचालक हो जाता है ना निर्वात में, कोई ट्रेवल नहीं कर पाता है, निर्वात की स्थिति हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89, ये क्या लिखा है, बूझो मतलब बताओ, तांबे कॉपर को परिशुद्ध करने के लिए परिपथ बनाना चाहता है, बूझो तांबे कॉपर को शुद्ध मतलब उसमें से अशुद्धियां निकालने के लिए परिपथ बनाना चाह रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड और विलियन को चुनना चाहिए, ठीक है, ये भी हाई स्कूल का ही क्वेश्चन है, देखो। लेकिन जो इस बार सीटेट का सिलेबस आया है ना, उसमें साइंस का बहुत 6 छठी और 7वीं और 8वीं का ही सिलेबस दे रखा है। अब पहले भी यही बोला जाता था कि सीटेट जो है 6, 7, 8 के लिए है, लेकिन उस समय देखिए हाई स्कूल का प्रश्न है, अब प्योरली लिख के आया कि 6, 7, 8 के ही टॉपिक उसमें रिटर्न है सिलेबस में, बट अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन देता नहीं देता है, वहाँ बाहर से
मतलब अपर क्लास से, तो वहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं कि अशुद्धियों का शुद्धिकरण 6, 7, 8 में, या हो भी सकता है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। एनोड हमें क्या बनाना पड़ेगा, अशुद्ध तांबे का एनोड बनाना पड़ेगा, और कैथोड किसका बनाना पड़ेगा, शुद्ध तांबे का। विलयन होगा कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। ठीक है, कॉपर सल्फेट का हम विलयन बनाएंगे, और एनोड बनाएंगे अशुद्ध का, एनोड वाले प्लस वाला अशुद्ध और माइनस वाला कैथोड का। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये Cu कॉपर यहाँ चले जाएगा और ये इधर चलेगा, क्योंकि आयनों में टूटेगा ना, इसका विलयन बनाएंगे तो यहाँ से हमें कॉपर जो है शुद्ध यहाँ इकट्ठा हो जाएगा माइनस वाले में, क्योंकि ये जब ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव में ब्रेक होगा और ये पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाले आयन इस एनोड में जमा हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव वाले कैथोड में जमा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फिलहाल। और आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 90, और इसी के साथ हमारी वीडियो भी खत्म हो जाएगी। जो हम मैथ्स साइंस वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना, मैथ प्लस साइंस का कर रहे थे, उसका ये आखिरी वीडियो है। ठीक है, ये कंप्लीट है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन के बाद। ठीक है, उसके बाद अब एक बार इसको करा देते हैं। तो प्रश्न संख्या 90 कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण विभिन्न प्रकाशिक घनत्व के दो माध्यमों x और y में प्रवेश करती है। नीचे दी गई तालिका के संदर्भ A, B, C तथा D की पहचान कीजिए। ठीक है, x माध्यम है, प्रकाश की चाल तेज हो रही है, और y माध्यम है, प्रकाश की चाल वही जो निर्वात में होती है उतनी है। ठीक है, या C है बोल दो। उसके बाद है प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन A हो रहा है। ठीक है, और ये एक मिनट, ये निर्वात वाला सीन नहीं, ये फिर मतलब हमें पहचानना है कि क्या होगा करके। ठीक है, माध्यम x है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन वृद्धि हो रहा है x में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो प्रकाश की आवृत्ति में क्या हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति क्या होगी, तरंग दैर्घ्य क्या होगा वो बताना है। ठीक है, अब y वाले में क्या हो रहा है, इसका तरंग दैर्घ्य घट रहा है, तो इसकी आवृत्ति और ये क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक है, ए की जगह है कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, प्रकाश की चाल में वृद्धि हो रही है लेकिन आवृत्ति यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, तो हम लिखते हैं कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आवृत्ति में। और बी, तरंग दैर्घ्य घट जाएगी। उसका सी है, वाई में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, और आवृत्ति वृद्धि हो जाएगी और तरंग दैर्घ्य घट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, देखिए दो माध्यमों में जा रही थी ना, प्रकाश की किरण प्रकाशिक दो एक्सेस से वाई में प्रवेश कर रही थी, तो आप उस केस को समझ सकते हो जब हम इस प्रकार से बनाते थे ना, ये तो ऐसा हो जाएगा, और ये थोड़ा अंदर को झुक जाती थी ऐसे करके, फिर जब ये बाहर निकलेगी तो थोड़ा ऐसे हो जाएगी। इसको जाना था, थोड़ा ऐसे ऐसे जाना था, लेकिन थोड़ा विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, तो यही है इसका मेन। इसमें प्रकाश की आवृत्ति का आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप देख लेना है। ठीक है, आवृत्ति किस प्रकार से घटती बढ़ती है जब इन माध्यमों में। आपने एंगल का तो पूरा पढ़ा होगा कि विलंब की ओर झुक जाती है, विलंब से दूर हट जाती है, बट आवृत्ति और तरंग दैर्घ्यता आपने नहीं पढ़ा होगा, तो आप इस ऑप्शन से देख सकते हैं कि जब वह दो माध्यमों में प्रवेश करती है तो एक्स से माध्यम x और माध्यम y, क्या बोला था, दो माध्यमों x और y में प्रवेश करती है, तो देखिए क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी उसकी चाल, और उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगी, और तरंग दैर्घ्य घट जाएगा। लेकिन जब वो y माध्यम में जाएगी तो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है,
तो ये था क्वेश्चन नंबर 90। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पर मैथ्स और साइंस के लगभग, मैथ्स के हमने 60 क्वेश्चन करे, सॉरी 60 नहीं 30 क्वेश्चन किए। उसके बाद हमने साइंस के भी 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर दिए, ठीक है। और जो नया जो हमारा सीटेट का नोटिफिकेशन आया है, जो सिलेबस है उसमें, सिलेबस सॉरी, वह थोड़ा सा अलग है, आया है, मतलब पर्टिकुलरली उसने चैप्टर मेंशन कर रखे हैं 6th 7th 8th से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए, फिर उस हिसाब से थोड़ा सा टफ वाले। बाकी देख लीजिएगा आप, अगर ये बिलियन वगैरह है अगर 6 7 8 में, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं साइंस की बुक से, ठीक है। अब इसके बाद जो वीडियोज आएंगी इस चैनल पर, वो आएंगी हिंदी की आएगी, लैंग्वेज 1, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट की आएगी, और लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश की आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मैथ और साइंस की डिटेल टॉपिक वाइज वीडियोस निकालेंगे। टॉपिक वाइज वीडियोस को लाने की कोशिश करूँगा मैं कि यहाँ पर उनके टॉपिक से संबंधित टॉपिक कराया जाए जो सिलेबस में दिया गया है, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके सीटीईटी में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।